नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका बहुत स्वागत है। दाग दहलवी साहब की एक गजल का शेर याद आ रहा है, बहुत मशहूर शेर है। चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। पता नहीं क्यों किसान आंदोलन की और मौजूदा राजनीति की बात करते करते ये शेर मुझे याद आया। पिछले एक साल से, करीब एक साल से भी ऊपर रहा, किसानों का आंदोलन चलता रहा। दिल्ली में, देश भर में बॉर्डर्स पर सील रहे। सरकार और किसानों के बीच रसाकशी चलती रही, मांग चलती रही, और फाइनली केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर जो 3 बिल थे, कानून जो थे, उन्हें वापस कर दिया। उसके बाद किसान अपने अपने घरों को लौट गए। उसके बाद अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पूरे आंदोलन के दौरान कहा गया कि ये आंदोलन, किसान आंदोलन, राजनीतिक नहीं है और यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब चुनाव आए तो किसान आंदोलन के बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो खास एक पार्टी को वोट नहीं देने की अपील करेंगे। क्या ये किसान आंदोलन राजनीतिक था? उनकी अपील पर कोई ऐतराज नहीं हो सकता। वो किसी के लिए अपील कर सकते हैं, वो चाहे तो राजनीतिक भी हो सकते हैं। लेकिन इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान हैं जो किसान आंदोलन से जुड़े रहे और किसान आंदोलन का सबसे मजबूत और विश्वसनीय चेहरा माने जाते हैं, योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी विश्वसनीयता, आपकी किसान आंदोलन से जुड़ाव जग जाहिर है। किसान आंदोलन खत्म हुआ, किसानों की बात फाइनली सरकार ने मान ही ली, खासतौर से जो बड़ी मांग थी 3 कानूनों को वापस लेने की। लेकिन अभी जब पिछले दिनों संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, कुछ लोगों ने कहा कि वो जो 5 विधानसभा के चुनाव इस समय हो रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालने की अपील करेंगे। आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि बार बार ये बात कही जाती रही कि किसानों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। विजय भाई, पहले तो एक संशोधन कर दूं। कुछ लोगों ने नहीं कहा, ये संयुक्त किसान मोर्चे का बिल्कुल स्पष्ट फैसला है, तो किसी एक आधे व्यक्ति का नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया गया फैसला है, जिसको लागू करने के लिए इस सप्ताह से ही हम लोग 3 तारीख को हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की जगह जगह पे जाके हम इसकी घोषणा करेंगे। एक और संशोधन कर, ये बात बिल्कुल सही है कि किसान आंदोलन ने अपने आप को चुनावी राजनीति से दूर रखने का घोषणा पहले भी की थी, आज भी है। लेकिन मैं आपको याद देता कि जब आंदोलन चल रहा था, उस वक्त भी हमने बंगाल में जाके ठीक यही किया था। तब भी हमने बंगाल में जाके घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ, और ये तब भी नहीं कहा था कि किसे जिताओ, किसी के पक्ष में एक शब्द तब भी नहीं बोला था। अब भी यही नियम है कि कोई किसके पक्ष में नहीं बोलेगा, और जिन लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चे का नाम लेके पार्टी बनाने की कोशिश की है, उनसे एकदम दूरी करनी है। यही एक क्रक्स है जो मैं आप और दर्शकों के लिए चुनावी नहीं, लेकिन राजनीति। पश्चिम बंगाल में और अभी में फर्क ये है कि उस समय किसान आंदोलन की मांगे मानी नहीं गई थी, किसान आंदोलन चल रहा था। अब सरकार ने किसानों की जो मांग है कानून वापस लेने की, वो मान ली है। बहुत सारी मांगे और भी होंगी जिसके लिए आप कह सकते हैं कि अभी नहीं मानी गई है, लेकिन एक मोटी मांग मान ली गई। उसका पश्चिम बंगाल और इन चुनावों में ये फर्क एक मोटे तौर पर मुझे लगता है। विजय जी, अच्छा किया आपने जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने 3 कानूनों को वापस लिया 19 नवंबर को। 21 तारीख को हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, बहुत अच्छा हुआ। ये 6 और बातें थी जिसके ऊपर हमें आपसे जवाब चाहिए। 15 दिन तक जवाब नहीं आया। अंततः 6 तारीख को, 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब आया और बातचीत शुरू हुई। और 9 दिसंबर को सरकार की तरफ से हमें एक चिट्ठी मिली, जिस चिट्ठी के अंदर सरकार ने कुछ वायदे किए थे। पहला वादा था कि एमएसपी के सवाल पे तत्काल एक कमेटी का गठन किया जाएगा, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एमएसपी की वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। इन दोनों वायदों को अब कितने वक्त हो गया? अंदाजन 2 महीना पूरे होने 2 वाले महीने। हैं। कमेटी बनाने में कितना समय लगता है विजय जी? अगर कोई ब्यूरोक्रेट चाहे तो 2-2.5 घंटे के अंदर कमेटी का नोटिफिकेशन आ जाता है। 2 महीने हो गए।
कल संसद में उत्तर आया है कि सरकार चुनाव आयोग से इसके लिए अनुमति लेने का प्रयास कर रही है। अब आप बताइए, 9 दिसंबर को चिट्ठी हमें दी गई, चुनाव का नोटिफिकेशन कब आया? जनवरी के महीने में। और सरकार आज बताती है कि हम इसको चुनाव आयोग से परमिशन ले रहे हैं। क्या परमिशन की जरूरत थी भाई आपको इस चीज के लिए? और इन एनी केस पूरे देश भर के लिए कोई भी जब बजट पेश देश का किया जा सकता है, तो भाई एक कमेटी क्यों नहीं बनाई जा सकती? पहली बात, उन्होंने कहा कि हम आज की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इस बीच एफसीआई की तरफ से नए नॉर्म्स आ गए हैं जो कि अगर लागू हुए तो हमारी खरीद जो किसानों की होती है घट जाएगी। तीसरा वादा था कि किसानों के विरुद्ध केंद्र सरकार ने इस आंदोलन के दौरान जो केसेस किए हैं केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने, वो सब केस वापस ले लिए जाएंगे। किन बाकी राज्यों का तो चलिए आप कह सकते हैं राज्य सरकार ढीली है, ये नहीं किया वो नहीं किया। केंद्र सरकार ने एक भी केस वापस लेने की प्रक्रिया कागज पर भी शुरू नहीं की है। रेलवे के केस हैं, इतने सारे केसेस हैं, अभी भी लोगों को सम्मन आ रहे हैं और किसान हमें फोन करके कहते हैं भाई साहब आप तो उल्लू बन गए, आप तो उठ गए, कुछ भी नहीं किया सरकार ने। कॉम्पेंसेशन देने की बात हुई थी, उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। और एक सवाल जो कि सरकार ने कहा नहीं था लेकिन वो हमारे मन में था और हमने सरकार को कहा था, सरकार ने उस पर जवाब नहीं दिया था। हमने सरकार को कहा था कि अजय मिश्र टेनी नामक जो व्यक्ति है, ये हमने उस वक्त कहा था इस पूरे लखीमपुर खेरी घटनाकांड का सूत्रधार अजय मिश्र टेनी है। शुरू वहां से हुआ, षड्यंत्र उन्होंने किया, सब कुछ खेल उनका करवाया हुआ है। इन्हें गिरफ्तार कीजिए, इन्हें आप मंत्रिमंडल से हटाइए। तब तक एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई थी। उसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, वो तो भला सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखा है जिससे कुछ सच बाहर आ रहा है। अब एसआईटी कहती है कि षड्यंत्र था, तो भाई अगर षड्यंत्र था तो षड्यंत्रकारी को बाहर क्यों छोड़ा हुआ है आपने? एसआईटी की रिपोर्ट बताती है कि फला फला जगह पे स्पीच दिया अजय मिश्र टेनी जी ने, तो भाई अब आप क्यों करते? इन सब कारणों की वजह से हमें मजबूर होके वो पश्चिम बंगाल वाली अपील दोबारा उत्तर प्रदेश में करनी पड़ रही है। परिस्थिति बदल सकती थी अगर सरकार अपने वादों पे कायम रहती, तो हमने ये तो कहा हुआ है कि आंदोलन हमारा जारी रहेगा लेकिन वो अलग तरीके से करते थे। लेकिन चूंकि सरकार मुकर गई है और हमें कुल मिला के विजय भाई ये लग रहा है कि देखो हम इनकी नाक में दम किए हुए बैठे हुए थे, तो चिट्ठी पकड़ा दी, चल भाई चिट्ठी पढ़ के जाए। और जब चले गए तो कौन सी चिट्ठी किसने देखी? अरे छोड़ो ना, बस उठ गए उठ गए उठ गए। अगर ये एटीट्यूड है तो भाई हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना, हमें बैठ के ताली तो नहीं बजा सकते कि अच्छा हुआ आपने भगा दिया, अब चिट्ठी तो हमारे हाथ में है, चिट्ठी को हम चाट लिया करेंगे। चिट्ठी चाटने के लिए तो नहीं बैठे ना। इसमें जो आप बात कह रहे हैं और आपके सहयोगियों ने, किसानों ने भी जो बात की, तो क्या ये सवाल वाजिब बनता है कि आपने जल्दी कर दी और गलती कर दी? किसी भी आंदोलन में आपको कहीं किसी बात पे भरोसा करना होता है। प्रधानमंत्री ने वापस लेने की बात की, हमने भरोसा किया, हालांकि हमने इंतजार किया कि भाई पार्लियामेंट से पास हो जाए फिर उसके बाद देखेंगे। लेकिन ये जो केस वापस लेने वाला मामला है उसके ऊपर सच में हमें अफसोस हो रहा है कि यार क्या किया ये, तो इन पे भरोसा किया, खुद गृह मंत्री ने अपने मुंह से बोला, चिट्ठी हमारे को दी गई और अब केस वापसी पे कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। तो बिल्कुल आंदोलन में ऐसी किसी चीज पे आप भरोसा करते हैं और अब तक तो लग रहा है कि भरोसा करके गलती की, इसीलिए दोबारा खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ना भाई, हम अगर ये सोच रहे थे कि भाई चुपचाप से उठा दिया, इसके बाद कहां हिम्मत होगी, कौन बोलेगा चलो चिट्ठी पकड़ा दी जाओ, हम इसके खिलाफ इसलिए मजबूरी पे हम इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, याद दिला रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं। और एक बात और बताऊं विजय भाई, किसान आंदोलन का इतिहास बताता है कि किसान को एक काम के लिए 4 बार संघर्ष करना पड़ता है। पहली बार अपनी बात सुनवाने के लिए, दूसरी बात अपनी बात मनवाने के लिए, तीसरी बार मानी हुई बात को लिखवाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। चौथी हुई बात को लागू करवाने के लिए। तो ठीक है, हमें भी पता है ये सब करना पड़ेगा, देख लेंगे। नहीं, ये मसला मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट का है कि सरकार पर भरोसा नहीं है या सरकार पर भरोसा करके गलती की, या और कोई रास्ता था। एक सवाल और इससे जुड़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब आप तो थक गए थे, योगेंद्र जी और राकेश टिकैत जी या चन्नी जी, जो भी लोग थे वो थक गए थे वहां पे बैठे बैठे,
तब आपको एक बहाना चाहिए था कि भैया किसी तरह से तो उठा दो, तिलक तो कर दो, ब्याह करेंगे कि ना करेंगे देखी जाएगी, गोना बाद में होगा। आ, देखिए, ऐसे में हमेशा इस तरह के सवाल उठेंगे और सवाल उठाने वालों को पूरा अधिकार है। 3 कानून वापस लेने के बाद अगर हम कहें कि नई स्थिति बिल्कुल वही की वही थी तो उचित नहीं होगा ना। 3 कानून वापस लेने के बाद हमने कहा प्रधानमंत्री से कि एमएसपी का सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, आप इस पर कुछ शुरुआत कर दीजिए। हालांकि उन्होंने वो भी नहीं किया जो हम चाहते थे। हम चाहते थे कि सरकार कम से कम एक बात ये कह दे कि हम सिद्धांत रूप में सहमत हैं कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाएगी। हमें वो भी नहीं मिला। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, जो केसेस हैं हमारे साथियों पे, न्यूनतम बात जो रह गई थी कि भाई इतने हजारों लोगों पे केसेस हैं, ये केसेस आप विड्रॉ कीजिए। सरकार ने सहमति दी। इतना मैं जरूर कहूं कि हरियाणा सरकार ने उस पर कार्रवाई की है। हरियाणा में सबसे अधिक संख्या में केसेस थे। हरियाणा सरकार ने कार्रवाई की है। अब तक कोई 83 के करीब ऑर्डर आ चुके हैं केसेस को विड्रॉ करने के। लेकिन केंद्र सरकार जिसने हमें चिट्ठी दी थी, उस केंद्र सरकार ने एक भी काम नहीं किया, एक भी कागज अब तक मूव नहीं किया है। तो जाहिर है उस पे अफसोस तो होता तो है। केसेज वो वापस लेने का काम सरकार, केंद्र सरकार का है या राज्य सरकारों का है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य सरकारों के पास होगा और केसेस भी राज्य सरकारों की तरफ से किए गए होंगे। आप ठीक कह रहे हैं, दोनों तरह के केसेस हैं विजय भाई। हरियाणा में जो केसेस हैं वो राज्य सरकार को ही करने हैं। केंद्र सरकार ने चिट्ठी में कहा था कि हमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, यहां से केस वापस लेने की सहमति मिल चुकी है। अब तक केवल हरियाणा ने काम किया है और किसी ने नहीं किया। इसके अलावा केंद्र सरकार की एजेंसी द्वारा किए हुए केसेस थे, रेलवे के इतने सारे केसेस हैं, वो तो केंद्र सरकार ही वापस लेगी ना। यूनियन टेरिटरी दिल्ली जो कुछ है उस पर केंद्र सरकार करेगी। चंडीगढ़ में केस है तो केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। और ऐसे में हमारे पास उन्हें एक चेतावनी के सिवा कोई रास्ता नहीं है। हमने बंगाल में भी कहा था, हर चुनाव में घुस के अपना पक्ष रखना, फलां को वोट दो, फलां के खिलाफ दो, ये हमारा काम नहीं, किसान आंदोलन का काम नहीं, मेरा व्यक्तिगत काम हो सकता है, किसान आंदोलन का ये काम नहीं है। लेकिन जहां बिल्कुल ढिठाई पे उतर आए, बेशर्मी पे उतर आए, वहां कभी कभार आके बाहर आपको कहना पड़ेगा कि इनको चुनाव की सजा दो। और बीजेपी की दिक्कत ये है कि बीजेपी ना तो संविधान की बात ये मानते, संविधान क्या फर्क पड़ता है, अमेंड कर लेंगे, ना ये अर्थशास्त्र की बात मानते कि भाई किसान के क्या हित में है क्या अहित में है, और इंसानियत भी इनको दिखाई नहीं देती। केवल और केवल एक भाषा इन्हें समझ आती है, वोट की, चुनाव की, सीट की, सत्ता की। तो भाई फिर मजबूरी में उसी भाषा में बोलेंगे जिस भाषा में ये समझते हैं, क्या करें बताइए। जी सर, जैसे ये सवाल हुआ कि आपने उस समय जल्दी कर दी या गलती कर दी, जो आप मान रहे हैं चुनाव किसान आंदोलन को खत्म करने की, घर वापसी की। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि आपने देर कर दी ये फैसला करने में कि अब चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील की जाए, क्योंकि अब बहुत देर हो गई है। इसका कितना असर होगा नहीं होगा, क्या कोई पॉलिटिकल मूवमेंट बन पाएगा, बीजेपी के खिलाफ माहौल बन पाएगा, ऐसा है बहुत देर कर दी, या ये भी हो फेस सक सेविंग है? हो सकता है, फेस सेविंग तो नहीं है भाई। ये जो कम से कम जिस इलाके में किसान आंदोलन का सबसे बड़ा असर था, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पूरा इलाका, अ, वहां पे तो संदेशा गांव गांव में पहुंच चुका है, पहुंच जाएगा। उतना तो किसान संगठनों की ताकत है कि पहुंचा देंगे। ये संभव है कि अगर हम 1 महीना पहले कैंपेन लॉन्च करते तो कुछ ज्यादा हो सकता था। लेकिन एक बड़े आंदोलन में आप सब लोगों को साथ लेके फैसला करते हैं। 15 तारीख को हमने मीटिंग की, सब लोग आए, सर्वसम्मति से फैसला हुआ। उसके बाद भी हमने 31 तारीख तक इंतजार किया। 31 तारीख का हमने विश्वासघात दिवस घोषित किया था। अगर सरकार 31 तारीख से पहले उन चीजों को मान लेती, कोई, हमने सिर्फ सरकार ने अपनी चिट्ठी में जो वादा किया था वो लागू कर देती, तो हमें विश्वासघात दिवस ना मनाना पड़ता। वो होने के बाद हमने इसको लॉन्च किया, ताकि ये किसी को ना लगे कि भाई मौका नहीं दिया। 9 दिसंबर की चिट्ठी, 15 जनवरी को मीटिंग, 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस, उसके बाद हम इस पे आए। तो जैसे आपने जिक्र किया कि एमएसपी की चिट्ठी कल संसद में कहा सरकार ने कि वो चुनाव आयोग से पूछेगी, इसका दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि मान लीजिए सरकार कल
या 1 हफ्ते पहले या 15 दिन पहले ये चिट्ठी बना देती और कमेटी बना देती एमएसपी की, मान लीजिए ऐसा, तो क्या विजय त्रिवेदी और दूसरे लोग ये नहीं कहते कि सरकार चुनावों को ध्यान में रखते हुए 9 दिसंबर को फैसला किया था, ये 2 महीने बाद जो है जब चुनाव आ गए हैं तब एमएसपी की कमेटी बनाई गई है चुनावों में फायदा उठाने के लिए? बिल्कुल, तो सरकार को 9 दिसंबर में घोषणा की थी, 11 दिसंबर को बना देनी चाहिए थी, 12 दिसंबर को बना देते, 13 को बना देते। अब कमेटी की नोटिफिकेशन निकालने में कितना समय निकल लगता है, आप ही बताइए। सरकार हमसे कहती कि आप अपने नाम दीजिए, बात होती। और केसेस विथड्रॉ करना, देखिए सबसे बड़ा सवाल, मैंने एमएसपी पे तो आपको बताया, शायद पिछली बार अपनी बात हुई थी, मैंने ईमानदारी से कहा था कि एमएसपी में हमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ और इस कमेटी से कुछ होगा नहीं, हमें पहले से पता है। लेकिन केस विथड्रॉ करना तो बिल्कुल ठोस बात थी ना, उसमें कोई चुनाव आयोग आपको कुछ नहीं कह सकता। अगर हरियाणा सरकार और हिमाचल सरकार केस वापस ले रही है, चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है इस चीज से? और केंद्र सरकार रेलवे अगर केसेस वापस ले रहा है, चुनाव आयोग का क्या मतलब है? और सच बात ये है कि एक आंदोलन में हमें तमाम तरह की जो सवाल पूछने पड़ते हैं, आंदोलन में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, अब लोगों को समन आ रहे हैं और हमारे साथी फोन करके कह रहे हैं भाई साहब समन आ रहा है, बताओ क्या करूं? तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। ऐसा दुनिया का कौन सा आंदोलन होगा जो अपने साथियों को छोड़ के टाटा बाय बाय करके चला जाए कि केस है तुम भुगतो, हम छोड़ के चल दिए? ये तो नहीं हो सकता। तो सरकार को इसमें कौन रोक सकता था? सच बात ये है कि सरकार की नीयत नहीं है। कहीं ना कहीं जो मैसेज सरकार की तरफ से मिल रहा है वो ये है कि भैया तुम्हें उठाने के लिए चिट्ठी दिखाई थी, अब उठ लिए तो कौन सी चिट्ठी? उस पे तो हमें कुछ करना ही होगा। सर, जैसा आप कह रहे थे कि गलती कर दी इस आंदोलन को वापस लेने की और उसके बाद हमने माना कि भाई ये देर हो गई, लेकिन जो कानून का जो मामला था कि अरेस्ट जो किए गए थे, केसेस जो बनाए गए थे, उनको वापस लेने, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई टेक्निकल दुविधा है सरकार के सामने इसको लेकर कि वो वापस नहीं ले जा रहे केसेस? ये तो तब पता लगे विजय भाई कि अगर बात हो के सरकार कहे भाई ये दिक्कत है। पहली बात, अगर आपको दिक्कत है तो आपको चिट्ठी देनी ही नहीं चाहिए, लिखित में बोलना नहीं चाहिए, है ना? जब चिट्ठी 9 दिसंबर को आई उससे पहले हम लोगों ने एक 5 सदस्यीय समिति बनाई थी जिसने बातचीत की। अगर आप नहीं कर सकते केसेस वापस तो आप स्पष्ट कह दीजिए भैया ये नहीं हो सकता, ये काम हो सकता है, ये नहीं हो सकता। आप लिखित में वादा करते हो, उसे निभाते नहीं हो, कोई कारण नहीं बताते। अब आप ही बताइए, रेलवे ने इतने सारे केसेस जो कर रखे हैं, उन्हें वापस लेने में क्या दुविधा है ना? जैसे हरियाणा सरकार ने हमसे बात हुई, कहा भैया 2-3 केसेस है, मर्डर के केस है, वो वापस नहीं लिए जा सकते। हमारे साथियों ने कहा समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई बात ना हो और अचानक आप इसका फैसला कर लें। जी सर, आपने पश्चिम बंगाल के चुनावों का जिक्र किया कि उस समय भी किसान आंदोलन में जाकर वहां पर आप लोगों ने अपील की थी। उस अपील का नतीजा तो ये रहा था कि कुछ हुआ नहीं वहां पर। कोई भारतीय जनता पार्टी आपकी वजह से हारी हो ऐसा मुझे नहीं लगता। वहां पर कितना हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन उसको छोड़िए। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव यदि हो रहे हैं और आप भारतीय जनता पार्टी को हराने की अपील कर रहे हैं या उसके खिलाफ वोट देने की अपील कर रहे हैं, तो ये कहना कि नहीं ये तो नॉन पॉलिटिकल जैसा मूव है, वो तो ठीक नहीं है ना। मतलब भारतीय जनता पार्टी को हराना ये एक पॉलिटिकल मूव है। विजय भाई, एक तो खैर बंगाल पे मैं बता दूं, अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती तो आप आज इंटरव्यू में मेरे से क्या कह रहे होते? देखिए आप गए, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीती। हार गई तो आप कह रहे हैं आपके कारण थोड़ी हारी, वो तो वैसे ही हार गई। तो दोनों तरफ का मामला तो चलिए ठीक नहीं है। चलिए आप क्रेडिट हालांकि मैं लीजिए, दावा नहीं पश्चिम करता, बंगाल सच में बात ये, बीजेपी को हरा नहीं, कोई बात मैं नहीं, ये आप दावा बीजेपी नहीं, को हराने का क्रेडिट लीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल दावा नहीं करता कि पश्चिम बंगाल में हमारे, तब भी मैंने कहा था कि भैया हमारी वजह से यदि ½ % वोट भी हिलता है तो हम तो उसके लिए आए, जो भी स्थिति है। देखिए ये बात उत्तर प्रदेश पे भी लागू होती है। चुनाव का मुख्य फैसला केवल किसानों की अपील से तय हो जाए ऐसा कभी नहीं होगा। जहां भी स्थिति, सुई जहां भी खड़ी है, वो सुई अगर 1 डिग्री हिलती है, बस हम ये करना चाहते हैं। मैं तो, और मुझसे आप पूछिए, अगर उत्तर प्रदेश का एक वोटर हमारे कहने से हिलता है तो मैं उसके लिए अपनी पूरी जान लगाऊं, है ना? हमारा काम यही है। दावा करना कि उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल और केवल हमारी अपील के आधार पे होगा, ये तो बात सच नहीं है। उसमें तो कोई, रही बात बड़ा सवाल राजनीति का, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं,
दो अलग अर्थ में हम राजनीति की बात कर रहे हैं। एक चुनावी राजनीति, एमएलए बनना, सीएम बनना और ये सब करना, जैसा हमारे पंजाब के कुछ साथी कर रहे हैं। उस अर्थ में चुनाव, किसान ने अपने आप को इससे अलग रखा है और स्पष्ट ये है कि आप बतौर किसान संगठन चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप अगर पार्टी के सदस्य हैं, बतौर पार्टी जाइए कीजिए, लेकिन आपका किसान संगठन उसमें शामिल नहीं होगा चुनावी। और इसलिए हमें राज्यपाल जी जैसे व्यक्ति, जो कि हमारे काफी वरिष्ठ साथी हैं, गुरनाम सिंह चौधरी जो काफी ऊर्जावान साथी हैं, उन साथियों से किनारा करना पड़ा क्योंकि उन्होंने इस नियम का उल्लंघन किया। रही बात राजनीति की, यानी कि राज की नीति पे सवाल उठाना अगर राजनीति है तो भैया दिन रात करते हैं और करेंगे जितना जीवन बचा है। जिस किसान का पूरा भविष्य राजनीति में तय होता है, गन्ने का दाम कहां होता है? राजनीति में। गन्ने का ब्याज मिलेगा कि नहीं? राजनीति में। गन्ने का बकाया पैसा मिलेगा या नहीं? राजनीति से। एमएसपी मिलेगा या नहीं? राजनीति में। तो क्या किसान उस राजनीति के प्रति आंख मूंद के बैठ जाए? सारे फैसले जहां होंगे। राज की नीति पे प्रश्न उठाना, ये कहना कि क्या सही है क्या गलत है, ये अगर राजनीति है तो किसान आंदोलन तो हमेशा ही करता आया है, हमेशा करनी चाहिए। महिला आंदोलन को भी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा का सवाल जब तक राजनीति में नहीं उठेगा, जब तक किसी नेता को यह डर नहीं लगेगा कि भाई चुनाव हार जाऊंगा मैं अगर महिलाओं की सुरक्षा नहीं हुई, तब तक महिलाओं की सुरक्षा होगी नहीं। तो ये महिलाओं को भी करना चाहिए, युवा को, विद्यार्थी को, और आप पत्रकारों पे भी आजकल काफी दबाव चल रहा है, आप लोगों को भी थोड़ा करना चाहिए। नहीं सर, मैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिक्स के खिलाफ ही नहीं हूँ। मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ कि आप यदि पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करें, किसान भी करें, तब भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसमें क्या ऐतराज हो सकता है? मैं तो ये कह रहा हूँ, वही दाग दहलवी साहब से जहां से हमने बात शुरू की थी कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अरे इतनी क्या शर्म है? पॉलिटिक्स करनी है, इसमें कौन सी चोरी है? चोरी थोड़ी है। योगी सरकार को हराना हो, मोदी सरकार को हराना हो, अखिलेश को जिताना हो, किसी को हराना हो, इसमें क्या चोरी है? दिक्कत एक है विजय भाई, और ये आज का नहीं, पिछले 50 साल से इस देश का कायदा है। राजनीतिक दल होते हैं और अनुषांगिक संगठन होते हैं जो उस विचारधारा से सहमत भले ही हों, लेकिन वो उस राजनीतिक दल का झंडा, उस राजनीतिक दल का जो चुनाव लड़ने का काम नहीं करते। आप इनका छोड़ दीजिए, आप दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को लीजिए, जो इस देश के मजदूर आंदोलन के बहुत प्रतिष्ठित नेता रहे। वो संघ के नजदीक थे, बीजेपी के नजदीक थे, सारी दुनिया जानती थी। लेकिन जब बीजेपी ने कुछ ऐसे काम किए जो कि मजदूर विरोधी थे अटल जी की सरकार में, दत्तोपंत ठेंगड़ी उसके खिलाफ बोले, बोलना पड़ा उनको। भारतीय मजदूर संघ को पोजीशन लेनी पड़ती है। भारतीय किसान संघ जो कि आरएसएस का है, उनको इन कानूनों के खिलाफ पोजीशन लेनी पड़ी शुरू में। यही एक कायदा और धर्म है उनका, जो कि किसान संगठन है ना। आप पार्टी के नजदीक हो सकते हैं, विचारधारा में आप नजदीक हैं, लेकिन आप उसकी पूंछ की तरह घूमेंगे नहीं। इसका पालन लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशंस ने भी किया, सोशलिस्ट ने भी किया, बीजेपी वालों ने भी किया, जनसंघ वालों ने भी किया। इस कायदे को तोड़ने के हम खिलाफ हैं और ये इस देश की राजनीति का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में किसी पार्टी को हराना ये पॉलिटिक्स नहीं है। इसकी अपील करना, हारना जीतना तो अलग इशू है। बिल्कुल पॉलिटिक्स है, और आप पहली बार नहीं है इस देश का। फिर मैं आपको बताता हूं, पिछले 25-30 साल से जब से मैं राजनीति को नजदीकी से देख रहा हूं, ये तमाम जन आंदोलनों, जन संगठनों का ये एक स्टैंडर्ड टूल रहा है कि जब किसी सरकार से इतने तंग आ जाए कि मतलब पानी नाक से ऊपर चला जाए, फिर वो कहते हैं कि नहीं अब तो इसे हराओ, और ये कहते हैं कि किसे जिताओ इस चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि हम किसी पार्टी की पूंछ नहीं बनना चाहते। लेकिन जिस सरकार ने, और ये आमतौर पे ये टूल सत्ताधारी पार्टी के बारे में इस्तेमाल किया जाता है, इस सरकार ने तो इतना तंग किया है कि इसे हराओ, बाकी कौन जीते कौन करे इसका हमें कोई मतलब नहीं है। और ये पहली बार प्रयोग नहीं हो रहा देश में, बहुत बार इस तरह के काम हुए हैं। ये राजनीतिक है, बिल्कुल है, लेकिन क्या ये चुनावी राजनीति में खुद अपने लिए एमएलए एमपी की सीट मांगना है? क्या अपने किसी पार्टी को जितवाने का काम है, अपना सीएम का चेहरा बनाने का काम है? नहीं है। ये बारीक जरूर है, पर वो जो चिलमन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए पूरी सभ्यता चिलमन पे ही चलती है। पर्दा दुनिया में ना हो तो
कौन सी सभ्यता बचेगी? एक बारीक जो अंतर होते हैं, उन्हीं बारीक अंतर पे दुनिया चलती है। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा बात को कि आप शायद या तो मेरी बात को आरोप की तरह से ले, मैं आरोप की तरह से इस बात को नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आंदोलन चलाते हैं, योगेन जी बड़े आंदोलनकारी हैं, लंबे समय से आंदोलन करते रहे, तो आंदोलन करें, जंग करें, मोहब्बत करें, मंजिल पर तो पहुंचना होता है ना। तो मंजिल पर पहुंचने के लिए यदि हमें बीजेपी को हराना है, क्योंकि हम डिस्कस करते हैं उस पर, उसने वादा पूरा नहीं किया, ठीक है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, ठीक है, तो फिर हराना है तो फिर हराइए ना। ये बात भी कर लेंगे और बुरे भी बन जाएंगे और हारेगी भी नहीं, तो या तो लड़ाई लड़नी है तो पूरा लड़ लीजिए। क्या फर्क पड़ रहा है कि किसी विजय त्रिवेदी आरोप लगाए, मान लीजिए, तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? इस पार्टी को हराना हमारा मकसद है, आंदोलन के खिलाफ है, तो फिर हराने के लिए हर ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए। ये बाहर रह के, ये कबड्डी में तो, कबड्डी खेलने के लिए तो टांग खींचनी पड़ती है ना। बाहर जो है, आप हरियाणा से रहे हैं, बाहर से हु करने से तो नहीं जीतते ना, या हारता नहीं है कैंडिडेट। चुनावी राजनीति का जो अखाड़ा है, उसके जो खिलाड़ी हैं वो है राजनीतिक पार्टियां। उन पार्टियों को हम हम उन पार्टियों की जगह नहीं ले सकते। कल को किसान आंदोलन ये कहे, आप बड़ा उदाहरण दीजिए, अखिल भारतीय किसान सभा जो कि सीपीएम के साथ एक रिश्ता रखती है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं। हन्नान मौला उसके नेता है, सीपीएम की भी नेता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन किसान सभा अपने नाम से कभी चुनाव नहीं लड़ती है। और जब किसानों के बड़े संकट आए, जिसमें सीपीएम सरकार की भूमिका अच्छी नहीं थी, उसमें मैं जानता हूं किसान सभा पे कितना दबाव था, क्योंकि किसान सभा के नाम से हो ना, किसान की बात तो बोलनी पड़ेगी। ये कायदा हम छोड़ना नहीं चाहते। ये जो अंतर है किसान सभा और सीपीएम में, ये महत्वपूर्ण अंतर है। भारतीय मजदूर संघ और आप फिर बीजेपी वही का बात जो कर, अंतर है। माफ जी, कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप चुनाव लड़िए, माफ कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप चुनाव लड़िए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मकसद है उसको पूरा होने के लिए तो एक ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। ईमानदार कोशिश का मतलब मजबूत कोशिश होनी चाहिए कि जब हराना का तय किया तो हारे, इसके लिए हमें कुछ भी करना चाहिए। पॉलिटिक्स के साथ जाना है, नहीं जाना है, ये हमें तय करना है। केवल ये मैसेज देने के लिए कि आप बीजेपी के खिलाफ हैं, ये फेस सेविंग मानता हूं मैं तो, माफ कीजिए। मगर हम केवल मैसेज ही नहीं दे रहे हैं। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? अमित शाह भी पर्चा ही बांट रहे हैं। मैंने जो देखा, अमित शाह तो लगे अमित हुए शाह हैं ना पर्चा पूरा। बांट रहे हैं। जी, जी, अमित शाह तो लगे हुए हैं ना, पार्टी को जिताने के लिए कोई भी कोशिश करें, वो हर कोशिश कर रहे हैं। खैर अमित शाह जी जो जो काम करते लेकिन हैं वो तो मतलब हमारे बस का नहीं है, आपके बस का भी नहीं होगा, और भगवान करे ना ही हो हम सबके बस का। लेकिन जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या इसके लिए किसान आंदोलन अपनी ऊर्जा लगाएंगे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये सारा काम सिर्फ दिल्ली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं निपट गया। उसके बाद पूरा का पूरा नेतृत्व पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जा रहा है। कल ही हम मेरठ में हैं, मैं आपको बता दूं, राकेश टिकैत जी भी हैं, हन्नान मौला भी हैं, मैं भी हूं, कल मेरठ में हैं। मुरादाबाद जाएंगे, आगरा जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कम से कम 10-15 बड़े केंद्रों में तो हम जा रहे हैं। और 57 संगठन है, 57 किसान संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए। वो संगठन अपनी पूरी ताकत लगा के कोने कोने में जा रहे हैं। हमारी जितनी भी क्षमता है, कहीं ज्यादा होगी कहीं कम होगी। और फिर मैं दावा नहीं करता तो कि क्या, केवल आंदोलन के करने से पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव पलट जाएगा, नहीं। लेकिन हम अपनी क्षमता को आधा अधूरा नहीं लगाएंगे, हम पूरा लगाएंगे। किंतु परंतु के साथ बात नहीं कर रहे, बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में सजा दीजिए। इससे स्पष्ट मैसेज कोई हो नहीं सकता, है ना? नहीं, ये इसका हम कर, स्पष्ट मैसेज एक कदम, इसका एक कदम आगे मैसेज हो सकता है ना कि किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी को हराएं। और इसके लिए जरूरी है कि जो किसान समर्थक पार्टियां हैं, जयंत चौधरी हैं मान लीजिए, आरएलडी के जो किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, या अखिलेश यादव हैं, या कोई और है, उनको जिताएं, क्योंकि उनको जीतने से ही तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी ना। अभी आप अपना रसगुल्ला मेरे मुंह में रखना चाह रहे हैं। मुझे बाहर निकाल के प्लेट पे रखना पड़ेगा। नहीं वो नहीं, मैं इसलिए तो ये कह रहा कि हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी कैसे। किसान समर्थक होने का सर्टिफिकेट आप भले ही दे रहे हो जयंत चौधरी और अखिलेश जी को, मुझे नहीं अच्छा लगा मतलब आपका हारे, सर्टिफिकेट देख, मैं हारेंगे लेकिन कैसे, हमने वो हारेंगे सर्टिफिकेट कैसे, नहीं दिया। मैं हमने वो ये जानना सर्टिफिकेट चाहता हूँ नहीं कि दिया है। हारेंगे कैसे। और वो वोटर खुद तय कर लेगा जी। बीजेपी के खिलाफ वहां
तीन तीन मोर्चे खुले हुए हैं। बहन जी मायावती जी का मोर्चा है, बहन जी प्रियंका गांधी जी का मोर्चा है, और अखिलेश और जयंत जी का मोर्चा है। वोटर तय कर लेंगे, इतना तो समझदार वो भी है। हम एक सीमित बात कह सकते हैं कि साहब ये जो है, यह क्योंकि दिक्कत ये होती है कि अगर किसान आंदोलन अपने आप को किसी पार्टी की पूंछ से एक बार बांध ले, फिर उसके बाद उस पार्टी के तमाम अच्छे बुरे काम से भी तो हम जुड़ते हैं। जो हम नहीं जुड़ना चाहते, कल को किसी दूसरे के खिलाफ मोर्चा लगाना हो तो वो भी तो लगाना पड़ेगा किसान को, और उसके लिए पूरी तैयारी रखनी चाहिए। और इसलिए किसान समर्थक होने का सर्टिफिकेट किसी को नहीं दे रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर मैं कह दूं, ये जो योगी सरकार है, दिल्ली की चिट्ठी और लागू ना होना एक मामला है, उसके अलावा योगी सरकार ने जो जो वायदे किसानों से 2017 में किए थे, एक एक वायदा उन्होंने झुठलाया है। वादा था कि समस्त सीमांत और मध्यम किसान का पूरा फसली कर्ज जो है माफ किया जाएगा। आते ही कहा कि सब नहीं, केवल 1 लाख तक माफ करेंगे। फिर सीमांत किसान 88 लाख थे, कुल मिलाकर 45 लाख का माफ किया, आधे का माफ किया है। पलट गए। कहा था कि गन्ने का आपको न सिर्फ बकाया दिलवाएंगे, बल्कि उसके ऊपर ब्याज भी दिलवाएंगे। बकाया स्थिति आगे पीछे चल रही है, 1 पैसा ब्याज मिला हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। वायदा था कि उत्तर प्रदेश में पर्याप्त और सस्ती बिजली मिलेगी। पिछले महीने तक उत्तर प्रदेश पूरे देश की सबसे महंगी बिजली किसान को उत्तर प्रदेश में मिल रही थी। वायदा था कि छुट्टे पशु की जो समस्या है, गोवंश का संवर्धन करेंगे और छुट्टे आवारा पशु की समस्या बचाएंगे। उत्तर प्रदेश के किसी गांव में आप एक रात बिता के देख लीजिए और पूछ लीजिए किसान से छुट्टे पशु की क्या स्थिति है, साहब गौशाला कैसी चल रही है। तो आप ये ऐसे में उसका भंडाफोड़ करना, ऐसे किसान विरोधी सरकार के चरित्र को सामने रखना, वो तो हमारी ड्यूटी है। आप चाहते हैं कि हम एक कदम और आगे लें, किसान संगठन के बतौर मेरे ख्याल से ऐसा लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि किसान संगठन को आगे भी ठीक है। आंदोलन, दूसरी पार्टियां भी आएंगी, दूसरी सरकारें भी आएंगी। पंजाब के संगठनों ने अमरिंदर के घर के बाहर भी घेरा डाला था, उसके बाद दूसरी सरकार बीजेपी पे भी किया, कल को कोई तीसरी सरकार आएगी उसमें भी घेरा। ठीक है। एक सवाल, मैं निजी सवाल करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी सीमा से बाहर जा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि योगेंद्र जी को मैं इतने लंबे समय से जानता हूँ और लंबे आंदोलन आपने किए हैं, हर आंदोलन के साथ ईमानदारी से जुड़े रहे हैं। लेकिन हर बार राजनीति की दहलीज से बाहर अटक जाती है गाड़ी। ये जो अनुभव है आपका, वो क्या कहते हैं उसकी कहावत की, दूध का जला छाछ को फूंक कर पीता है, वो तो नहीं है। पहली बात तो ये है भाई कि ये जो कई लोग कहते हैं सर ये आप फलाम बन सकते थे, उप मुख्यमंत्री बन सकते थे, ये बन सकते थे, वो बन सकते थे। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप ये क्यों मान लेते हैं कि सबसे बड़ा सपना, गाड़ी का डेस्टिनेशन अंततः यही है। ये तो जरूरी नहीं ना। इस देश में बहुत लोग हैं जिन्होंने एमएलए एमपी बनने की शायद कोशिश भी नहीं की। मैंने तो एक बार कोशिश की थी। बहुत लोग हैं जिन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की और उसे जनता ने बहुत स्नेह और प्यार से ही देखा, उन्होंने अच्छे काम ही किए। पहला तो ये है। और दूसरा ये कि ये जो फैसला है संयुक्त किसान मोर्चा का, ये कोई एक व्यक्ति थोड़ा ही दे रहा है। ये फैसला तो तमाम लोग मिलके ले रहे हैं, और इसलिए ले रहे हैं कि एक बनी हुई पिछले 30-50 साल की परिपाटी है। आंदोलन और अनुषंगिक संगठनों, पार्टियों और आंदोलन के संबंध उसी के हिसाब से लिया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये तो सर्वथा उचित है। और गाड़ी कहाँ जाके अटक जाती है उसमें तो एक सेंस रहता है ना, कि गाड़ी का मुझे पता है गाड़ी ने किस स्टेशन पे जाना था, हो सकता है पता ही ना हो। लेकिन गाड़ी को कहीं तो रोकना ही होता है। कोई गाड़ी चलती है तो उसका डेस्टिनेशन तो होता ही है। वो तो ऊपर हो वाला सकता है रोक हमें देगा नहीं ना पता एक दिन। हो। वो एक दिन ऊपर वाला रोक देगा गाड़ी को। नहीं नहीं, तब ऊपर तक जो वाला तो काम आपकी कर रहे गाड़ी हैं चला रहा है। वो काम एक, चलता रहे, वो काम जी चलता रहे। नहीं, आपकी जो गाड़ी और सही कार बात के दोनों लिए ठीक है। संघर्ष चलता रहे, बाकी तो ठीक है। सर एक सवाल जो मेरे को हमेशा लगता है, उसको मैं आपसे करेक्ट करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है, आजाद हिंदुस्तान की और आजादी से पहले की भी, कि हमारे सारे मूवमेंट की सफलता, जितने मूवमेंट्स रहे हैं जो नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, उनको मंजिल तब मिलती है जब वो पॉलिटिकल मूवमेंट में बदल जाते हैं। चाहे वो आजादी का आंदोलन रहा हो, या आजादी के बाद इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन रहा हो,
या और 25 उदाहरण ऐसे हो सकते हैं जिसमें वो आंदोलन बहुत सक्सेसफुल होता है, लेकिन उसको मंजिल तब मिलती है जब वो एक पॉलिटिकल शक्ल ले लेता है। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं इस पर। हमें तब दिखाई देती है जब वो शक्ल लेता है। जैसे अन्ना आंदोलन है। अन्ना आंदोलन, ये कहना कि अन्ना आंदोलन तब सफल हुआ जबकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का चुनाव जीता, ये तो शायद ठीक नहीं होगा। अन्ना आंदोलन उस दिन जीत चुका था जब इस देश की संसद को विशेष सत्र बुला के एक रेजोल्यूशन पास करने को। किसान आंदोलन, जिस दिन प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि मुझे वापस लेना है ना, उस दिन उस आंदोलन ने कुछ ऐसा हासिल किया जो कि किसान आंदोलन पिछले 50 साल में हासिल नहीं कर पाए। जयप्रकाश आंदोलन, बिहार आंदोलन उस दिन सफल हुआ जिस दिन पूरा का पूरा बिहार सड़कों पे आ गया और देश की राजनीति को बदलना पड़ा। इंदिरा गांधी को इमरजेंसी घोषणा करनी पड़ी, है ना। जनता पार्टी बाद में बनी, ये सब हुआ। तो आंदोलनों की सफलता का एक परिणाम ये होता है कि उससे बेहतर राजनीति निकलती है। और मैं किसान आंदोलन से भी चाहता हूं, ये मैं कोई गलतफहमी नहीं रख, किसान आंदोलन से भी बेहतर लोग राजनीति में आएंगे। मेरे किसान आंदोलन के साथी दीर्घ काल में बेहतर राजनीति की स्थापना करेंगे, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी इच्छा है। पंजाब वालों को तो मैंने सिर्फ यही कहा कि भाई बड़ी राजनीति करो, छोटी राजनीति में अभी मत फंसो। बस यही अंतर था और कोई उनसे अंतर नहीं था। तो जरूरी नहीं कि सफलता का पैमाना ये नहीं है कि आप चुनाव में गए या नहीं गए, सफलता का परिणाम एक ही हो सकता है। ये कई बार ऐसा हुआ। चलिए, आपने बहुत ठीक से बात को समझाया है, मैं इस बात को याद रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इसे व्यस्त वक्त में से, कि जिसमें आप पूरे आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं और एक पूरे मूवमेंट को चला रहे हैं, उसमें से भी समय आपने निकाला। और आज वसंत पंचमी की आप सरस्वती पूजा कर रहे हैं, उसमें से भी आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सरस्वती जी से कहिए कि हमें भी थोड़ी बहुत बुद्धि दें और अपना अरे ख्याल आप रखिए वाली और थोड़ी सी उनका मैं ख्याल मांग लूंगा। रखिए। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा और आपका कल आज से बेहतर हो। बहुत शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।